रिलायंस ग्रुप सुनते ही हमारे दिमाग में मुकेश अंबानी की इमेज आ जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, देयर इज अनदर अंबानी ब्रदर हु इज कंप्लीटली द ऑपोजिट ऑफ मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। अनिल अंबानी डेट्स के अंदर फंसे हुए हैं, उनके ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं, ही हैज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंसी एंड the ironical part is, at one point of time, both brothers were together a part of the larger Reliance group under धीरूभाई अंबानी। तो फिर आखिर ये स्प्लिट हुआ कैसे, कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, उसी की हम लोग आज डिस्कशन करेंगे विद अ स्पेशल फोकस ऑन द इनकम टैक्स एस्पेक्ट्स। 2002 में धीरूभाई अंबानी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है। उस समय तक रिलायंस वाज अ सिंगल ग्रुप। दोनों ही ब्रदर्स मुकेश और अंबानी धीरूभाई अंबानी की लीडरशिप में काम किया करते थे। बट आफ्टर हिज डेथ उन दोनों के बीच में कई सारे झगड़े हो गए रिगार्डिंग कंट्रोल ऑफ द ग्रुप, एंड फाइनली इन 2006 द ग्रुप was split between the two brothers. Now, this video is entirely about how this split happened, एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज, इतना बड़ा स्प्लिट तो कितने सारे टैक्स पे किए गए होंगे। मगर मैं आपको एक टीजर दूं, टैक्स के अंदर काफी बड़ा इन्होंने टैक्स प्लानिंग किया है, जिसके कारण ये ट्रांजैक्शन प्रैक्टिकली टैक्स न्यूट्रल हो गया। एंड दैट इज वाई इट इज अ क्लासिक केस स्टडी फॉर अस टू अंडरस्टैंड इन आवर बियॉन्ड द क्लासरूम सीरीज। जी हाँ, मैं हमेशा ये कहता हूं कि टैक्स बोरिंग नहीं है, अगर सही तरीके से पढ़ो तो टैक्स स्कोरिंग है। और इस वीडियो के बाद आई एम वेरी श्योर आपको एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग लगेगी कि जो चीज़ें हम थियोरेटिकली पढ़ते हैं, उन चीज़ों को प्रैक्टिकली जब बिग बिलियन डॉलर बिजनेसेस अप्लाई करते हैं तो क्या मैसिव इंपैक्ट क्रिएट होता है। नाउ हियर्स द पॉइंट, लिसन टू मी। धीरूभाई अंबानी की जो डेथ होती है वो हो जाती है 2002 में, एंड अनफॉर्चुनेटली ही डाइड इंटेस्टेट। इंटेस्टेट दैट मीन्स ही डाइड विदाउट अ विल। उन्होंने बताया नहीं कि कौन से बिजनेसेस किस बेटे को दिए जाएंगे, एंड इफ एट ऑल उनकी इच्छा है स्प्लिट करने की या नहीं। नाउ द चैलेंज वॉज कि दोनों भाई जब एक संग रह नहीं सकते हैं तो स्प्लिट करना ही था। उनकी मदर कोकिलाबेन अंबानी ने काफी कोशिश की इस स्प्लिट को रोकने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट डू इट एंड फाइनली द ग्रुप हैड टू बी स्प्लिट। नाउ द चैलेंज इज, अगर हम सिंपली असेट्स उठा करके एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को दे देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली वन ऑफ द ब्रदर्स वुड फॉर्म अ डिफरेंट ग्रुप, तो चैलेंज ये था कि इसे सिंपल प्लेन वनीला सेल मान लिया जाएगा और सेल के ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स लग जाएगा ना। हम लोग कोई छोटे मोटे असेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बिलियन डॉलर बिजनेस एम्पायर की बात कर रहे हैं, जहां पे आपका कैपिटल गेन्स का टैक्स थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में रन कर जाएगा। तो इस पूरे केस स्टडी के अंदर मैंने बताया है कि कैसे मैसिव टैक्स न्यूट्रलिटी अचीव की गई थी। So, we need to understand a few things before we begin. First and foremost, this was not a sale and not a gift. This was a demerger. कैसे क्या कंडीशंस हुए, क्या रोड ब्लॉक्स थे, हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट इज कि दिस वॉज टैक्स न्यूट्रल। Now understand the difference between tax exempt and tax neutral. Tax exempt वहां वो होता है जहां कोई टैक्स ही नहीं लगता है, but tax neutral is one where the tax is deferred to a future date. So mind you, this was not a tax exempt transfer, this was a tax neutral transfer. Third, there was a memorandum of understanding that was signed between the two brothers. What's a memorandum of understanding? It's basically a document जहां दोनों brothers ने मिल करके decide किया कि ठीक है, हम ये रख लेंगे, आप ये रख लो, and this is how the group will be split. Now, was this document alone enough? No, it wasn't. There was a court sanctioned demerger process that finally gave this split the final look. Fourth, this MOU in fact later became litigated and we'll slightly touch upon उसके aspects के ऊपर, but that's not the primary focus of this video. And lastly, this case study is a landmark precedent in cases of demerger. तो चलो, let's start deep diving into this. First of all, Reliance Group कैसा दिखता था before धीरूभाई अंबानी's death? So this was a conglomerate. As you know, a conglomerate is one which is present in various sectors. क्या क्या सेक्टर्स के अंदर प्रेजेंट थे? नीडलेस टू से, जो फ्लैगशिप कंपनी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये पेट्रोकेमिकल्स में प्रेजेंट थे। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशंस बिजनेस के अंदर बहुत नाम था रिलायंस ग्रुप का, पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन में था, और
एनबीएफसी थी रिलायंस कैपिटल की, असेट मैनेजमेंट विंग भी था उसमें. देन देर वॉज अनदर पेट्रोकेमिकल्स मेजर विच वॉज मेजोरिटी acquired फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड लास्टली देर वॉज अ स्मॉल रिफाइनरी जिसे बाद में सेटअप किया गया था. तो ब्रॉडली आप देखोगे पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकम्युनिकेशन, एनबीएफसी एंड अ फ्यू एंटरटेनमेंट एसेट्स वेर देयर. अब सबसे बड़ा चैलेंज इस स्ट्रक्चर में यह था कि जब दोनों भाई के बीच में इस ग्रुप को बांटना है तो क्यों ना जो जो बिजनेसेस अनिल अंबानी को देने हैं उसके शेयर्स उन्हें पकड़ा दिए जाए. बट हियर्स वेयर द रियल चैलेंज कम्स. स्ट्रक्चर इस टाइप से था सारे बिजनेसेस के ओन करने का कि शेयर्स क्रॉस होल्डिंग्स में थे. तो स्ट्रक्चर कैसा था, ऊपर में थे फैमिली और उनके ट्रस्ट्स. वो ट्रस्ट ओन करती थी एक सिंगल लिस्टेड फ्लैगशिप को जो कि थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. सो यही पे सबसे बड़ा रोड ब्लॉक आ गया कि बिजनेसेस मल्टीपल है लेकिन सब कुछ ओन होते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से. तो अब इसके शेयर्स को हम कैसे बांटे इस तरीके से कि बिजनेसेस बढ़ जाए, कंपनीज अलग हो जाए. नाउ आरआईएल ही सारे लिस्टेड एसोसिएट्स के अंदर शेयर होल्डिंग्स ओन करती थी अलोंग विद ऑब्वियसली द पब्लिक शेयर होल्डर्स, क्योंकि ये जो लिस्टेड कंपनीज थे इनके अंदर एक सिग्निफिकेंट स्टेक जनरल पब्लिक का था. तो देयरफॉर एक सिंपल प्लेन वनीला ट्रांसफर विदाउट इंश्योरिंग कि पब्लिक शेयर होल्डर्स का कोई लॉस ना हो, वो भी एक क्रिटिकल एस्पेक्ट था इस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन का. नाउ as I told you, Dhirubhai Ambani passed without a will. There was lot of confusion between the two brothers, lots of media feuds जो पब्लिक में आकर के इनके बीच में झगड़े हुए थे. एंड फाइनली जो मीडिएशन हुआ था उसका एंड रिजल्ट था एक एमओयू जो कि कोकिलाबेन इनकी मदर ने मीडिएट किया था एंड दोनों ब्रदर्स ने साइन किया था 2005 में. अब समझिए इस एमओयू से क्या हासिल हुआ. इस एमओयू से यह हासिल हुआ कि अनिल अंबानी जो छोटे भाई है वो बेसिकली बिजनेसेस ले लेंगे टेलीकॉम का, पावर का एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का, while on the other hand the elder brother Mukesh Ambani would retain the flagship petrochemicals business, oil and gas exploration business and the textiles business. तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये तो क्लियर हो गया कि किसे क्या मिलेगा. अब चैलेंज ये था कि हम इसे टैक्स न्यूट्रल तरीके से या टैक्स एग्जेम्प्ट तरीके से कैसे अचीव कर सके. नाउ हियर्स वेयर द टैक्स एस्पेक्ट कम्स. अब आप सुनिए, इस टाइप के ट्रांसफर के अंदर मल्टीपल रोड ब्लॉक्स आते हैं. सबसे बड़ा रोड ब्लॉक आता है कैपिटल गेन्स टैक्स का. बिकॉज आप जो असेट्स ट्रांसफर कर रहे हो आपके बुक्स में तो जब अक्वायर किए गए थे तो उस हिस्टोरिकल कॉस्ट में थे, बट नाउ देन व्हेन दीज विल बी ट्रांसफर्ड दे विल बी ट्रांसफर्ड एट रियलिस्टिक वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू. नाउ हियर्स द चैलेंज, दीज आर बिलियन डॉलर असेट्स, their values run into lakhs of crores, and at the time when this entire split was happening, I will tell you Reliance was the largest private company in terms of market capitalization. So therefore this became all the more tax heavy. तो कैपिटल गेन्स टैक्स को मैन्यूवर करना इंपॉर्टेंट था. सेकंड, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे बिकॉज ये जो कंपनीज थी ये लिस्टेड कंपनीज है, यहां पे स्मॉल पब्लिक शेयर होल्डर्स है. तो द ट्रांसफर हैड टू बी समथिंग दैट इंश्योर्ड दैट द पब्लिक शेयर होल्डर्स गेट देयर फेयर शेयर इन द न्यू स्प्लिट बिजनेस एज वेल. Third was given that these were listed companies, stock exchanges का principal approval चाहिए था. You cannot simply go and do any restructuring of a listed company without taking the stock exchange into confidence and without giving them the comfort that the interests of the minority shareholders have not been compromised. देन ऑब्वियसली सेबी ये बोलती है कि जब इस टाइप का कोई टेक ओवर होता है तो आपको एक ओपन ऑफर देना पड़ता है बाकी के शेयर होल्डर्स को भी. सो उस टेक ओवर कोड को हम कैसे मैन्योवर करें ये इंश्योर करने के लिए कि जो रेलिवेंट ऑब्जेक्टिव है इस पूरे डिस्प्यूट का वो अचीव हो पाए. लास्टली कंपनीज एक्ट ये बोलती है कि आप इस टाइप का जो स्प्लिट करोगे इतने हाई स्टेक्स का इस टाइप के लिस्टेड कंपनीज का, दैट स्प्लिट हैज टू बी अ कोर्ट सैंक्शनड स्प्लिट. इट कैनॉट बी जस्ट अ प्राइवेट एमओयू डॉक्यूमेंट. देन there were obviously valuation disputes because everybody wants a fair share of the value, and these two brothers at that time were red hot in terms of countering each other.
तो वैल्यूएशन डिस्प्यूट्स वाज आल्सो अनदर चैलेंज। स्टैंप ड्यूटी, अगर पीस मील असेट्स ट्रांसफर करेंगे तो स्टैंप ड्यूटी का कॉस्ट इतना सिग्निफिकेंट आ जाता कि पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन फॉल अपार्ट कर जाता। सो दे ऑल्सो हैड टू मेक श्योर कि ये ट्रांसफर पीस मील बेसिस पे ना हो, बल्कि एज अ गोइंग कंसर्न या एज अ यूनिट या एज एन अंडरटेकिंग एज अ होल हो। And lastly, obviously, given the fact that the group had borrowings at that time and all the borrowings came with their own legal covenants, ये इंश्योर करना था कि जो भी सोल्यूशन क्रिएट हो वो किसी भी कोविनेंट को या तो ब्रीच ना करे, और अगर ब्रीच करे तो एक कॉरेस्पॉन्डिंग रेमेडी या सोल्यूशन के संग आए। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने इसको कैसे किया। फर्स्ट आइडिया ये था कि व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ वी डू एन आउटराइट सेल। सो द क्लियर कट प्रॉब्लम देयर वाज कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स ये बोलता है कि अगर कोई भी शेयर्स या कोई अंडरटेकिंग को ब्रदर्स के बीच में सेल किया गया या ट्रांसफर किया गया, सो दैट वुड फॉल विद इन सेक्शन 45 एंड सेक्शन 45 इज द कैपिटल गेन्स का चार्जिंग सेक्शन, विच सेज कि फिर आपको कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा एंड दैट टैक्स वुड रन इनटू थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स। सो देन व्हाट डू वी डू? इधर ये वाला आइडिया लिया गया कि ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, वी शुड टेक अप द शेल्टर ऑफ अ फैमिली सेटलमेंट डॉक्ट्राइन। नाउ व्हाट इज अ फैमिली सेटलमेंट डॉक्ट्राइन? फैमिली सेटलमेंट डॉक्ट्रिन ये बोलता है कि ठीक है, इवन दो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स दैट इज हैपनिंग बिटवीन टू ब्रदर्स, बट अल्टीमेटली द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रांसफर इज टू स्प्लिट अ बिजनेस विद इन अ फैमिली इटसेल्फ। सो दिस डॉक्ट्राइन आर्ग्यूज कि अल्टीमेटली कंट्रोल फैमिली के बाहर नहीं जा रहा है, सो प्लीज डू नॉट चार्ज द कैपिटल गेन्स टैक्स। एंड माइंड यू, दिस वाज अ सेटल्ड प्रिंसिपल बैक देन विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल गेन्स। बट हियर्स द कैच, दिस वॉज नॉट जस्ट अ फैमिली सेटलमेंट। यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज नॉट द फैमिली प्रॉपर्टी ऑफ अंबानी फैमिली, इट इज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी। There are public shareholders involved, so it is not just a family property and therefore family settlement doctrine यहाँ पे फेल कर जाता है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमारी फैमिली का असेट है जिसे हम बेच रहे हैं, हु इज द टैक्स अथॉरिटी टू कम इन बिटवीन? नो, यू आर ट्रांसफरिंग द शेयर्स, यू आर स्प्लिटिंग द बिजनेस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी एंड दैट टू माइंड यू द लार्जेस्ट market cap वाली private company at that time. So you could not do it simply under the family settlement doctrine. Now यही पर टैक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सजेशन दिया कि आप डीमर्जर कर दो। ना व्हाट इज अ डीमर्जर? एक कंपनी अपनी एक अंडरटेकिंग निकाल करके किसी दूसरे कंपनी को ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस पे ट्रांसफर कर दे। प्लेन वनीला लैंग्वेज के अंदर यही डीमर्जर होता है। Now, how was demerger to be satisfied in Reliance case? So there was a 7-point checklist. First and foremost, टैक्स न्यूट्रल डिमर्जर अगर आपको इनकम टैक्स में करना है तो इट हैज टू बी कोर्ट सैंक्शनड, इट जस्ट कैनॉट बी योर ओन पर्सनल विल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि कोर्ट से कंपनीज एक्ट के अंदर एक सैंक्शन लेकर के आना था। सेकंड, डीमर्जर ये बोलता है कि जो भी अंडरटेकिंग आप ट्रांसफर करोगे उसके सारे असेट्स एंड सारे लाइबिलिटीज ट्रांसफर होने चाहिए। वेल दैट वाज ओके, बिकॉज पावर, टेलीकम्युनिकेशंस एंड एनबीएफसी विंग के सारे असेट्स ही अनिल अंबानी ग्रुप को ट्रांसफर करने थे। सो दिस पॉइंट वाज नॉट वेरी चैलेंजिंग। थर्ड, सारे लाइबिलिटीज भी आप ट्रांसफर करो, ये ट्रांसफर बुक वैल्यू पर होना चाहिए, नॉट एट द फेयर मार्केट वैल्यू। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, ये अंबानी फैमिली के फेवर में था ये वाला पॉइंट, बिकॉज दे ऑल्सो डिड नॉट वांट टू ट्रांसफर इट एट फेयर मार्केट वैल्यू बिकॉज दैट वुड हैव ट्रिगर्ड अ ह्यूज कैपिटल गेन्स टैक्स लाइबिलिटी। फिफ्थ, the resulting company should issue shares to the demerged company's shareholders proportionately. आप एक चीज समझो, जो शेयर होल्डर अभी तक आरआईएल के शेयर्स होल्ड करता था, अब जब आरआईएल से एक सिग्निफिकेंट बिजनेस उठ करके किसी और कंपनी में डिमर्ज हो जाएगा तो उस शेयर होल्डर को तो हमें उस कंपनी के भी शेयर्स देने होंगे। अदरवाइज हाउ आर वी कॉम्पेंसेटिंग दैट शेयर होल्डर? सो डीमर्जर को अगर आपको टैक्स न्यूट्रल बनाना है, आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप प्रोपोर्शनेटली सारे शेयर होल्डर्स को शेयर्स दो। नाउ इधर सबसे बड़ा चैलेंज था, अगर हम फिर से प्रोपोर्शनेटली सारे ही शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे देंगे तो इफेक्टिवली डीमर्जर होगा ही नहीं बिटवीन अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी, बिकॉज अल्टीमेटली वापस कंट्रोल उन्हीं सेट ऑफ शेयर होल्डर्स के पास पहुंच जाएगी जो एग्जिस्टिंग आरआईएल को होल्ड करते हैं। इवेंचुअली बस दो पैरेलल सेपरेट ग्रुप्स क्रिएट हो जाएंगे अंडर द सेम शेयर होल्डर्स।
इसे कैसे नेविगेट किया गया मैं आपको बताता हूँ। इसे नेविगेट करने के लिए पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं कि डीमर्जर के बाकी कंडीशंस क्या है। नाउ शेयर्स को अगर आपको देने हैं तो डीमर्जर ये बोलता है कि आपको 100% शेयर्स नहीं देने पड़ेंगे सबको। आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि बस एटलीस्ट 3/4 इन वैल्यू ऑफ शेयर्स बिकम शेयर होल्डर्स ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी। दैट मीन्स जो डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उसके कम से कम 75% वैल्यू वाले शेयर होल्डर्स रिजल्टिंग कंपनी के भी शेयर होल्डर्स बन जाए तो आपका टैक्स न्यूट्रलिटी अचीव हो जाएगा और ये ट्रांसफर गोइंग कंसर्न बेसिस पे होना चाहिए। नाउ आई विल टेल यू हाउ दिस 75% वाला कंडीशन वाज सेटिस्फाइड इन दिस केस। देखो, दो सेक्शंस होते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के, बिकॉज उस समय 1961 एक्ट चल रहा था। ये दोनों सेक्शंस को 2025 एक्ट के अंदर भी रिप्रोड्यूस किया गया है अंडर सेक्शन 70 सबसेक्शन 1 के रिस्पेक्टिव क्लॉजेस के अंदर। अब सुनिए, पहला है सेक्शन 47 क्लॉज 6B और दूसरा है सेक्शन 47 क्लॉज 6D, जो ये बोलता है कि ये डीमर्जर टैक्स न्यूट्रल कब बनेगा। तो 47 6B क्या बोलता है कि जब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो डीमर्ज हो रही है वो 4 रिजल्टिंग कंपनीज बनाएगी। कैसे बनाएगी? बाय ट्रांसफरिंग द अंडरटेकिंग्स एट बुक वैल्यू। और ये जो 4 अंडरटेकिंग्स है ये आरआईएल के शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू कर देंगे। फर्स्ट स्टेप, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे ही शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू कर दिए गए। अब क्या हुआ? इस प्रोसेस के अंदर दो कंडीशंस जो है सेक्शन 47 के एग्जेम्प्ट ट्रांसफर के मीट हो गए। फर्स्ट, क्लॉज 6B जो ये बोलता है कि ये जो असेट्स ट्रांसफर हुए, ये जो असेट्स ट्रांसफर हुए इनको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे एंड देयरफॉर इसके ऊपर कैपिटल गेन्स नहीं लेंगे। और ये जो शेयर होल्डर्स को आरआईएल के शेयर्स के बदले इन कंपनी के शेयर्स मिल गए, इसे भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा एंड इनके ऊपर भी कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। लुक्स गुड ऑन पेपर, बट इतना सिंपल नहीं था। डायरेक्ट डीमर्जर क्यों किया गया वर्सेस ट्रांसफर टू अ सब्सिडियरी? हम डायरेक्टली सब्सिडियरीज को सेल भी तो कर सकते हैं इसके बाद अनिल अंबानी को, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। दीज आर होली ओन्ड सब्सिडियरीज ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। होली ओन्ड सब्सिडियरीज मतलब दे आर सब्सिडियरीज ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नाउ अगर एक डायरेक्ट सेल करना पड़ता तो इन्हें 100% सब्सिडियरी के तरह स्ट्रक्चर करना पड़ता एंड 100% सब्सिडियरी के लिए सेक्शन 47A ये बोलता है कि फिर आप आने वाले 8 इयर्स तक इस सब्सिडियरी के शेयर्स अनिल अंबानी को नहीं दे सकते हो। तो एंटायर स्ट्रक्चर फॉल कर जाता। देयरफॉर डीमर्जर का रूट लिया गया रादर देन डायरेक्ट सेल ऑफ सब्सिडियरीज। डीमर्जर के रूट के अंदर किया क्या गया मैं आपको बताता हूं। डीमर्जर के रूट के अंदर यह बोला गया कि हाँ, हम सेक्शन 47 के क्लॉज 6B और क्लॉज 6D का एग्जेम्पशन लेंगे और इनके ऊपर सेक्शन 47A का क्लॉबैक जो ये बोलता है कि 8 साल तक शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं वो अप्लाई ही नहीं करता है। अब इस क्लॉबैक को हटाने के लिए 10 स्टेप्स किए गए। क्लॉबैक अप्लाई भी नहीं करता है बट टू मेक इट अ टैक्स न्यूट्रल डीमर्जर 10 स्टेप्स किए गए। स्टेप नंबर 1, 4 कंपनीज बनाई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। उन 4 कंपनीज को स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के अंदर अंडरटेकिंग्स दिए जाएंगे। इसका फॉर्मल अप्रूवल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बोर्ड ने ले लिया। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जहां पर ये कंपनी लिस्टेड थी उनसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल लिया गया। फिर कोर्ट के पास गया और उनसे एक स्पेशल शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई गई और शेयर होल्डर्स की मीटिंग के अंदर भी अप्रूवल ले लिया गया। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस स्कीम को सैंक्शन दे दी बिकॉज कोर्ट का सैंक्शन नेसेसरी था टैक्स न्यूट्रल डिमर्जर के लिए सेक्शन 2 क्लॉज 19AA के अंदर। अब ये स्कीम इफेक्टिव हो गई दिसंबर 2005 में। जितनी रिजल्टिंग कंपनीज थी उन्होंने 1:1 में रिलायंस के सारे शेयर होल्डर्स को शेयर दे दिया। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर हम सारे ही शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे देंगे तो फिर तो कंट्रोल वापस से पहले जैसी हो जाएगी। यही पर आता है कि सारे शेयर होल्डर्स को शेयर्स नहीं दिया गया। मैंने एक सेपरेट स्लाइड में डाला है, सर्टेन स्पेसिफाइड शेयर होल्डर्स ने अपने राइट को वेव कर दिया। वो ही वैसे शेयर होल्डर्स थे जो मुकेश अंबानी के साइड के शेयर होल्डर्स थे, ताकि कंट्रोल जो है वो अनिल अंबानी के पास रह जाए रिजल्टिंग कंपनीज का और मुकेश अंबानी का कंट्रोल आरआईएल पे रह जाए।
उन्होंने जो अपने शेयर्स को फोरगो किया, तो बदले में अनिल अंबानी के साइड ऑफ द शेयर होल्डर्स ने आरआईएल के अंदर अपने शेयर्स छोड़ दिए. दैट वाज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू ब्रदर्स. अब जो रिजल्टिंग कंपनीज थी उनके बोर्ड्स को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर अनिल अंबानी, ताकि अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर हुआ था, अब कंट्रोल भी ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम मुकेश अंबानी टू अनिल अंबानी. इस इंप्लीमेंटेशन अग्रीमेंट को साइन कर दिया गया और रिजल्टिंग कंपनीज को सेपरेटली स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट कर दिया गया. सुनिए, बेसिकली सिंगल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज अब 5 कंपनीज में कन्वर्ट हो गई. रिलायंस इंडस्ट्रीज तो रह गई अंडर द लीडरशिप ऑफ मुकेश अंबानी, एंड 4 न्यू कंपनीज बन गई जिन्हें अनिल अंबानी यानी कि एडीएजी ग्रुप, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, RADAG ग्रुप के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया. और इन्होंने अपने शेयर्स आरआईएल के शेयर होल्डर्स को इशू कर दिए, बट अदर देन सर्टेन स्पेसिफाइड शेयर होल्डर्स जो कि आरआईएल के अंदर ऑन बिहाफ ऑफ मुकेश अंबानी का कंट्रोल वाला पार्ट को होल्ड करते हैं. नाउ द चैलेंज विद अ डीमर्जर इज इट इज टैक्स न्यूट्रल नॉट टैक्स एग्जेम्प्ट. ये पॉइंट क्या है इसको समझिए. अगर मैं बोलूं कि डीमर्जर टैक्स एग्जेम्प्ट है, सो दैट मीन्स कि डीमर्जर के ऊपर टैक्स लगेगा ही नहीं. बट मैं जब बोलता हूं कि डीमर्जर टैक्स न्यूट्रल है, इट मीन्स द टैक्स इज deferred. Now what is meant by deferred? Today when this transfer happens, when this split happens, there is no transfer from the perspective of income tax act, and therefore there is no capital gains. But tomorrow when these shareholders who are getting shares of the resulting companies, when they will transfer these shares of resulting companies, then the initial cost of the share of RIL on which basis they got the shares of resulting company will become taxable. एक एग्जाम्पल देता हूं. मानिए किसी के पास ऑन द डेट ऑफ डीमर्जर 1 लाख रुपीज के आरआईएल के शेयर्स थे. अब इस शेयर होल्डर को आरआईएल के तो शेयर्स रहेंगे ही, प्लस अलग से 4 डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स दे दिए गए. कौन से? टेलीकम्युनिकेशन वाले के, पावर वाले के, एनबीएफसी वाले के, आरएनआरएल के, जो 4 नए अंडरटेकिंग रिजल्टिंग कंपनीज बनाए गए थे जिन्हें अंडरटेकिंग्स ट्रांसफर की गई. अब जब कभी भी ये शेयर होल्डर्स इनके शेयर्स ट्रांसफर करेंगे, तब इनके ऊपर कैपिटल गेन्स लगेगी. और कॉस्ट क्या मानी जाएगी इन शेयर्स की? तो बोला गया कि आरआईएल को इन्होंने जब अक्वायर किया गया था, तो उस एक्विजिशन कॉस्ट का 52% ही आरआईएल को एट्रीब्यूट होगा, 38.7% टेलीकम्युनिकेशन को, 7.3% एनर्जी को, 1.3% एनबीएफसी बैंक को, एंड रिमेनिंग 0.7% पावर वाले कंपनी को दिया जाएगा, ताकि हर कंपनी की कॉस्ट निकल सके. एंड इन फ्यूचर जब आप सेल करोगे तो आपको रिस्पेक्टिव डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ आरआईएल के शेयर्स उसी पीरियड से इंडेक्सेशन और इस कॉस्ट के प्रपोर्शन के अंदर कॉस्ट ऑफ शेयर्स मान ली जाएगी इन कंपनीज की. तो मानो किसी के पास 1 लाख के आरआईएल के शेयर्स थे बिफोर द स्प्लिट, तो अब जब वो इन फ्यूचर आरआईएल के शेयर्स सेल करेंगे तो आरआईएल की कॉस्ट से 52,000 ली जाएगी, और अगर वो इस कंपनी के शेयर्स सेल करेंगे तो इसकी कॉस्ट 38,700 ली जाएगी. एनर्जी वेंचर्स की कॉस्ट 7,300 ली जाएगी. कैपिटल वेंचर्स की कॉस्ट 1,300 ली जाएगी. एंड आरएनआरएल की कॉस्ट 700 रुपीज ली जाएगी. तो इन अ वे द टैक्स लाइबिलिटी इज शिफ्टेड टू अ लेटर डेट व्हेन द शेयर्स ऑफ द रिजल्टिंग कंपनीज आर ट्रांसफर्ड टू थर्ड पार्टी. अब इस प्रोसेस के अंदर कैपिटल गेन्स टैक्स लाइबिलिटी डेफर कैसे हुआ तो समझिए. अगर एक आउटराइट सेल होता तो 10,000 करोड़ के असेट्स 40,000 करोड़ में जाते, तो ये जो 30,000 करोड़ का एडिशनल गेन है, फेयर मार्केट वैल्यू वर्सेस बुक वैल्यू, इसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स लाइबिलिटी बन जाती. लेकिन 2 clause 19 AA जो डी मर्जर को टैक्स न्यूट्रल बनाता है, उसके अंदर प्राइमरी कंडीशन ये है कि डी मर्जर के अंदर असेट्स को बुक वैल्यू पे ही ट्रांसफर करिए. तो इन अ वे ट्रांसफर जब बुक वैल्यू पे हुआ है तो कोई गेन लॉस आरआईएल के बुक्स के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, एंड देयरफॉर नो कैपिटल गेन्स टैक्स लाइबिलिटी अरोज.
एक सिनॉप्सिस के अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि हर पार्टी का टैक्सेशन कैसे हुआ, तो सुनिए। जो कंपनी डिमर्ज हुई, उसने 4 अंडरटेकिंग्स बना के सारे असेट्स रिस्पेक्टिव कंपनीज को दे दिए एट बुक वैल्यू। इसे ट्रांसफर ही नहीं माना गया, कोई कैपिटल गेन्स नहीं लगा। क्यों? सेक्शन 47 क्लॉज 6 बी, आरआईएल का चैप्टर क्लोज। अब जो रिजल्टिंग कंपनीज बने, उन्होंने अंडरटेकिंग्स को लिया और अपने शेयर्स आरआईएल के शेयर होल्डर्स को दे दिए। इनको क्या हुआ कि इनको असेट्स आरआईएल के कॉस्ट पे ही मिले, इन शेयर्स की कॉस्ट भी आरआईएल के कॉस्ट के प्रोपोर्शन में आ गई, और यहां पे डीमर्जर के थ्रू टैक्स न्यूट्रलिटी अचीव हो गया। अब जो पब्लिक शेयर होल्डर्स थे आरआईएल के, उन्हें क्या हुआ? उन्हें प्रोपोर्शनेट शेयर्स मिल गई हर रिजल्टिंग कंपनी में। तो इसीलिए कोर्ट ने भी इस डीमर्जर को सैंक्शन दिया, बिकॉज यहां पे पब्लिक का जो कमर्शियल इंटरेस्ट था वो एकदम भी हार्म नहीं हो रहा था। अदरवाइज कोर्ट का सैंक्शन मिलता ही नहीं इस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को। उनके लिए क्या था? उनके लिए दिस वाज नॉट अ टैक्सेबल रिसीट। हाँ, ये जरूर था कि अब जब कभी भी वो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर करेंगे, तो उन्हें ओरिजिनल आरआईएल के शेयर्स का जो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट था वो एज अ कॉस्ट लेना पड़ेगा। सो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बिकॉज एनी विच वेज अगर वो आरआईएल के शेयर्स भी ट्रांसफर करते तो भी उतना ही कॉस्ट लेना पड़ता। सो फॉर देम दिस वाज नॉट एट ऑल अ चैलेंज। इनके केस में अचीव हो गया टैक्स न्यूट्रलिटी। अब अंबानी फैमिली जो शेयर होल्डर्स थे, उनके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं था। जो एनी अदर आरआईएल के शेयर होल्डर थे वैसा ही इन्हें भी ट्रीट किया गया, जैसे पब्लिक को मिला वैसे ही इन्हें भी मिला। तो इनके लिए भी सेम एस्पेक्ट था। रही बात उन स्पेसिफाइड शेयर होल्डर्स की जिन्होंने नए ग्रुप के अंदर शेयर्स को लेने से मना कर दिया, ओइंग टू द कंडीशन कि अदरवाइज सेम स्ट्रक्चर फिर से आ जाता, उनके लिए क्या था पता है? उनके केस में ये बोला गया कि उन्होंने तो बल्कि अपना राइट छोड़ा है। सो दे हैव वेव्ड देयर एंटाइटलमेंट टू द रिजल्टिंग कंपनी शेयर्स, दे वर सेट टू रिसीव समथिंग एंड दे वेव्ड दैट राइट। तो इनके केस में तो वैसे भी कोई टैक्स इवेंट ही नहीं है, बिकॉज इन्हें कुछ भी नहीं मिला इन रिटर्न, एंड देयर फोर दिस वॉज अगेन नो टैक्स आउटफ्लो फ्रॉम स्पेसिफाइड शेयर होल्डर्स परस्पेक्टिव। आगे चल करके एक स्मॉल डिस्प्यूट हुआ था। ये स्मॉल डिस्प्यूट को मैं नहीं लेकर कवर करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी दिस वीडियो इज टू लॉन्ग एंड दिस हैज गॉट नथिंग टू डू फ्रॉम द टैक्स पर्सपेक्टिव। जस्ट इतना याद रखिएगा कि आगे चल करके अनिल अंबानी ने एक एलिगेशन लगाया था मुकेश अंबानी के ऊपर कि उनकी एक कंपनी थी, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, जिसकी अग्रीमेंट हुई थी आरआईएल के संग गैस परचेज करने की। एंड उन्होंने, अनिल अंबानी ने क्लेम किया था कि वो गैस के परचेज जो सेल प्राइस था वो बहुत कम था, बहुत ज्यादा था। तो द ट्रांजैक्शन वाज स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे दैट अनिल अंबानी alleged that मुकेश अंबानीज साइड ऑफ द ग्रुप विल अर्न मैसिव प्रॉफिट्स। उस समय ये मैटर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में तो मुकेश अंबानी के फेवर में डिसीजन आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इवन दो जो ट्रांजैक्शन है वो एमओयू के हिसाब से हुआ है, बट एमओयू वाज नॉट द लीगल डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंड दिस स्प्लिट, it was ultimately the court sanctioned process that defined this split. So the key takeaway for you is always remember in such cases it is not the private MOU that overrides the thing, it is the court sanctioned demerger document that overrides the whole thing. अब फाइनल टेक अवे, अगर आप मानो कि आज के दिन ऐसा कोई स्प्लिट हो तो क्या वो अचीव हो सकता है इसी प्रोसेस से? काफी सारे प्रोविजंस हैव रिमेन्ड द सेम, बट देर इज वन थिंग दैट हैज चेंज्ड। असेसमेंट ईयर 17-18 से जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स आ चुके हैं। नाउ गार ये बोलते हैं कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही टैक्स बेनिफिट अचीव करना है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट गार इन्वोक करके नलीफाई कर सकती है। नाउ हियर्स द कैच, जब रिलायंस ग्रुप स्प्लिट हुआ तब देयर वाज नो प्रोविजन सच एज गार। तो जो चीजें बुक्स के फोर कॉर्नर्स, विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ थी, उन्हें सही मान लिया गया। लॉ के स्पिरिट को चेक करने की पावर्स नहीं थी। लेकिन आज अगर आप कोई ऐसा स्प्लिट करते हो एंड इफ द टैक्स डिपार्टमेंट फील्स दैट नो, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एंटायर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट इज जस्ट टू अवॉइड इनकम टैक्स लाइबिलिटी विथ नो कमर्शियल सब्सटेंस, देन गार कैन बी इन्वोक्ड एंड दिस एंटायर ट्रांजैक्शन वुड फॉल फ्लैट। हाउएवर ये मेरा पर्सनल टेक है कि गिवन पब्लिक शेयर होल्डर्स को भी प्रोपोर्शनेटली रेम्यूनरेट किया गया है, I don't think GAR can be invoked in such a scenario, but obviously that is my personal tax opinion.
That has got nothing to do with any court's opinion or any legal expert based opinion. Finally, अगर रिलायंस के इस एपिसोड से कुछ प्लानिंग लेसन्स हमें सीखनी है या बिलियन डॉलर ग्रुप्स के लिए अगर कोई प्लानिंग लेसन है तो वो 5 चीज़ें हैं। नंबर 1, ऑलवेज राइट अ विल। ये सारी प्रॉब्लम्स होती ही नहीं अगर धीरूभाई अंबानी एक विल लिख करके जाते तो एमिकेबली उस विल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशंस हो जाते। इनफैक्ट विल के इस अकॉर्डिंग अगर आप कोई डिस्ट्रीब्यूशंस करो तो उसके ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स लाइबिलिटी भी नहीं लगती है। ऑल्दो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर था वो अलग तरीके से था, तो एग्जैक्टली वो वाला एग्जेम्पशन यहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। बट नेवरदलेस जस्ट अ पॉइंट टू नोट कि सेक्शन 47 के अंदर एग्जाम ट्रांसफर के अंदर वन ऑफ द मेथड्स ऑफ एन एग्जाम ट्रांसफर इज ट्रांसफर बाय वे ऑफ अ विल। सेकेंडली, वन शुड होल्ड द स्ट्रक्चर वेरी क्लियरली। यहाँ पर सब कुछ आरआईएल के नीचे था, तो इस केस के अंदर multiple conglomerate verticals being held by a single flagship company. That was one of the primary reasons कि neatly transfer करना possible नहीं था। यही आप रीजन देखोगे कि आजकल जो बड़े बड़े ग्रुप्स है कई सारे, फॉर एग्जांपल दी आदित्य बिरला ग्रुप और दी टाटा ग्रुप, दे हैव मल्टीपल सेपरेट होल्डिंग वर्टिकल्स, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा स्प्लिट करना हो तो वो रिलेटिवली सिंपलर हो। थर्ड, ट्रस्ट स्ट्रक्चर्स को यूज करना, बिकॉज ट्रस्ट स्ट्रक्चर्स के अंदर आप बेनिफिशियरीज के शेयर्स एंड ऑल को डिसाइड कर सकते हो और आपको रिलेटिवली टैक्स एंड कमर्शियल फिजिबिलिटी ज्यादा मिलती है कंपेयर टू अ कंपनी हेल्ड स्ट्रक्चर। फाइनली, it is always advisable to write a family constitution. A family constitution is not the same as a will. A family constitution is a pre-agreed succession and dispute resolution का प्रिंसिपल्स बताता है। विल स्पेसिफिकली हाईलाइट कर देता है कि किसे क्या मिलेगा। फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्रॉडर देन अ विल, उसके अंदर प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं। एंड स्टिल अगर आपके पास विल नहीं है तो एटलीस्ट एक फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स एज अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट। एंड फाइनली, it's better to know your restructuring toolkit beforehand so that these kinds of ugly scenarios don't happen. एक क्लासिक एग्जांपल इसका था बजाज फैमिली, जहां पर अगेन जो फाउंडिंग प्रमोटर थे उनके डेथ के पहले ही उन्होंने अपने ग्रुप को अपने दोनों सन्स के अंदर बांट दिया था। अनदर क्लासिक एग्जांपल इज द टीवीएस ग्रुप, जहां पर अगेन थोड़ा सा उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग टूल किट को एमिकेबली वर्क किया ताकि एक पब्लिक फ्यूड को अवॉइड किया जा सके। बट देन दिस इज वेयर आई स्टॉप माई वीडियो। आई एम श्योर आपको ये पसंद आया होगा, आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे रियल लाइफ के अंदर टैक्स सिनेरियोज को अप्लाई किया जाता है टू सेव ऑन मैसिव टैक्स बिल्स विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ। इफ यू लाइक्ड दिस वीडियो, डू ड्रॉप अ लाइक। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको मेरी डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए जिसके बेसिस पे मैंने सारे रिसर्च एनालिसिस किए हैं और ये स्लाइड डेक बनाया है, तो जस्ट कमेंट कर दो डीमर्जर इस वीडियो के लिंक कमेंट सेक्शन के अंदर और मैं वो पीडीएफ आपको भेज दूंगा। आपको क्या करना है, डीमर्जर लिखने के बाद नीचे अपनी ईमेल आईडी देनी है और मेरी टीम आपको पूरा का पूरा लीगल रिपोर्ट ईमेल कर देगी। तो विद दिस मिलेंगे एक और सेशन ऑफ बियॉन्ड द क्लासरूम्स के अंदर, जहां मैं आप लोगों को किसी और टैक्स के स्टडी में नेविगेट करूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए एंड मिलेंगे।